हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं अमित सर। तो क्लास 11 में सबका एडमिशन हो चुका है, सबके कॉलेज चालू हो चुके हैं। किसी का 1 दिन हुआ, किसी का 2 दिन हुआ, किसी का 1 हफ्ता हो गया, किसी का 15 दिन के ऊपर भी हो चुका होगा, क्योंकि सब कॉलेज अलग अलग टाइम फेज में ओपन हुई है। बट अभी भी रिसेंट स्टार्ट ही हुआ है। तो सबसे बड़ा मुद्दा 2 पॉइंट होता है। पहला मुद्दा कि भाई क्लास 11 के लिए प्रिपेयर कैसे करें। अभी अभी 10 से निकल के 11th में आए हैं, किसी ने साइंस लिया, किसी ने कॉमर्स लिया, किसी ने आर्ट्स लिया है। ओके, और सबसे डिफिकल्ट तो साइंस वाले एकदम डरे हुए बेचारे, क्या करे। फिजिक्स में बाउंसर जा रहा है सर, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैथ्स में अरे सर डेरिवेटिव क्या होता है। बचपन से तो हम लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई सीखा था, डिवाइड सीखा था। अब ये डेरिवेटिव ये भी मैथ्स में आता है क्या। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब क्या होता है सर। इमेजिनरी नंबर कैसे इमेजिन करने का। तो बहुत सारी अड़चने आपको आ रही है, मैं समझ सकता हूँ। कॉमर्स वाले ने भी, जिसने मैथ्स लिया होगा उसको भी फेस करना पड़ रहा होगा। कॉमर्स में आपको अकाउंट्स वगैरह अलग अलग चीजें आ रही है। टैली क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, लेजर क्या होता है, बराबर। आर्ट्स में भी ऐसा ही है। तो सारे स्ट्रीम में अलग अलग समस्याएं हैं, बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें अच्छा स्कोर लाना है। तो क्लास 11 की स्टडी कैसे करनी है, इस चीज पे मेन मुद्दा होने वाला है। सारे ब्रांच वाले ये वीडियो देख सकते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के सारे स्टूडेंट। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड में जो भी है क्लास 11 में, क्लास 11 इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट वो हम लोग डिस्कस करने वाले। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट अगर ये है तो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला पॉइंट यही है कि भाई इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कहीं ना कहीं 10th के बाद, ओके 11th का स्कोर तो पूछा जाता है, बट 12th का स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है। करेक्ट। तो बोर्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है। 12th आपका ये डिसाइड करे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, फ्यूचर में आपने कुछ प्लान किया है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग बनना है, मुझे सीए में जाना है, या मुझे टीचर बनना है, बराबर, ग्रेजुएशन करना है, एमबीए करना है, तो आपको 12th अच्छे स्कोर से निकालना होगा, ताकि आप अच्छा डिग्री कॉलेज मिले और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो अच्छा डिग्री कॉलेज लाने के लिए, जैसे आपने 10th में अच्छा स्कोर लाया तो आपको अच्छा कॉलेज मिला, बराबर। अब किसी को कम स्कोर आया तो थोड़ा एवरेज कॉलेज मिला होगा। बट ये चीज से आपको सीख लेनी चाहिए, ताकि मैं 11th में अच्छे से अच्छा मेहनत करूं, 12th में अच्छा स्कोर लाऊं, ताकि मुझे डिग्री में बेस्ट कॉलेज मिले, मुझे मनचाहा कॉलेज मिले। और कंपटीशन तो और बढ़ जाएगा, बराबर। ब्रांच वाइज कंपटीशन बढ़ जाता है 10th के बाद कॉलेज के लिए। बहुत सारे लोग को एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, जो सीए वगैरह जा रहे हैं, सीए फाउंडेशन वगैरह करना पड़ेगा। कोई साइंस में है तो उसको इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देना है, नीट देना है मेडिकल वालों को, एमएससीसीटी देना है इंजीनियरिंग वालों को, कोई जेई के लिए सोचेगा। करेक्ट। तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं आप ये जो 10th के लेवल से 11th जाओगे, फिर 12th जाओगे, आप 10th से डायरेक्ट जंप नहीं करोगे 12th में। ये 10th से आप जो भी करना चाहते हो, जेई, नीट, सीटी, सीए फाउंडेशन, डायरेक्ट आप जंप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बीच का जो गैप है वो आपका 11th और 12th होता है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझा जाता है, ओके, टॉपिक समझना होता है, तभी जाके आप वो आगे जो आपने डिसाइड किया, प्लान किया, उसमें अच्छा कर पाओगे। तो वो बीच का गैप आपको फुल करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, क्लास 11 इज अ बेस। ये एक बेस है, बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है। वैसे आपने जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट किया है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ये आपका फाउंडेशन है। ये आपका फाउंडेशन है। क्लास 11 आपका फाउंडेशन है। क्लास 11 फाउंडेशन मतलब आप सब बेस समझ रहे हो। इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है स्कोर के मामले में, बिकॉज 10th के बाद 12th का स्कोर पूछते हैं करियर में, बट ये फाउंडेशन इंपॉर्टेंट करता है। बिकॉज 11th का अगर बेस आपका स्ट्रांग होगा तो उसके आधार पर 12th के सारे टॉपिक होते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर आपने 11th में कॉमर्स में हो, अकाउंट्स वगैरह आपका अच्छा हुआ, ओके, बीके अकाउंट्स अच्छा हुआ, तभी आप 12th के अकाउंट में अच्छा कर पाओगे, टैली और बाकी जो कॉमर्स से रिलेटेड चीजें वो समझ पाओगे। साइंस में आप हो, आप अभी अल्केन अल्किन अल्काइन पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तभी आगे फ्यूचर में केमिकल रिएक्शन कर पाओगे। बिकॉज जब आपको केमिकल जो कंपोनेंट होते हैं उसके नाम देने नहीं आएंगे, तो आप कैसे समझोगे कि भाई केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। फिजिक्स की बात करें, आप सिंपल वेक्टर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, कॉस साइन, ये सब चीजें आएंगी, बराबर। ग्रेविटेशन का फोर्स क्या होता है, ये सब चीजें नहीं समझोगे तो आगे फिजिक्स में आने वाली चीज नहीं समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर। तो ये सारी चीजें, मैथ्स जिसका भी है, चाहे वो साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया कि भाई डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, मैट्रिसेस क्या होता है, 2x2 मैट्रिसेस क्या होता है, 3x3 मैट्रिसेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो आप फ्यूचर में उसके ऊपर और एडवांस क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। अभी अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आया, लिमिट्स नहीं आया,
कंटिन्यूटी नहीं है। तो बड़े बड़े समझो आप 12th में जाके करने वाले डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बड़े टॉपिक आएंगे मैथ्स में, तो कैसे करोगे। इसीलिए 11th का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका बेस है। ये चीजें आपको आएंगी तब आप आगे कुछ कर पाओगे। अगर अभी आपको अल्फाबेट से वर्ड बनाने आएगा तब आप वर्ड से सेंटेंस बना पाओगे। अगर आपको अल्फाबेट से वर्ड बनाना नहीं आता है, आप अल्फाबेट से डायरेक्ट सेंटेंस बनाने जाओगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा बट हर जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, बिकॉज आपने वर्ड बनाना अच्छे से नहीं सीखा और आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। यही चीज होती है जो क्या करती है, एक स्टूडेंट को टॉपर बनने से रोकती है। टॉपर ईच एंड एवरीथिंग फोकस मोड में चलता है और सब करता है। ओके, और मैं आपको बता दूं ये आपका फ्रेश स्टार्ट है। कोई ऐसा घर से पढ़ के नहीं आया साइंस कॉमर्स आर्ट्स, सब का ये फ्रेश स्टार्ट है। 10th में किसी ने 90 लाया, उसके लिए भी फ्रेश स्टार्ट है। किसी ने सिर्फ पास हुआ 35-40, उसके लिए भी ये फ्रेश स्टार्ट है। तो आप अभी कैसा करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला 11th-12th स्कोर कैसा होगा। ओके, आप डेफिनेटली बेस्ट कर सकते हो अगर आप अभी से शिद्दत से पूरी मेहनत से करोगे तो आपका बेस है ये। आप सिर्फ 11th के मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो नहीं, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ रहे हो, बिकॉज आगे आप डिग्री करोगे उस फील्ड में एडवांस में आप पढ़ोगे तो बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्टी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है जेई करना है बट जेई के बड़े बड़े सब नहीं कर पाते। क्यों? वो बोलते हैं सर सब बाउंसर जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं भूल जाता हूं बार बार चीजों को। क्यों? क्योंकि भाई आपने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, बराबर, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। जो 11th में अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करता है 12th में उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। आपके सीनियर से पूछ सकते हो आप कि भाई आपने 11th में पढ़ाई अच्छी नहीं की तो 12th में क्या इंपैक्ट पड़ा। उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये टॉपिक क्या है। अब वो टॉपिक क्या हो 11th में, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन वगैरह 12th में, या उसके ऊपर बड़े सम्स 12th में। अब 12th में आपको कोई बेस तो नहीं बताएगा भाई कार्बन का एलिमेंट्स क्या होता है, भाई उसके बैलेंसी क्या होती है, बॉन्ड कितना बताएगा, ये कोई आपको 12th में जाके नहीं बताने वाला है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, बराबर। तो हर एक जो चीजें होती है अकाउंट्स में भी कॉमर्स में भी अलग अलग रूल्स होते हैं, बराबर। ये यहां से पास होगा, ये यहां से निकलेगा, यहाँ इस फाइल में जाएगा, इस लेजर में जाएगा, बराबर। तो वो चीजें मैटर करती जो आप अभी 11th में सीखोगे। और दूसरी बात, आपका एडमिशन इतना लेट हुआ है, टाइम बहुत कम है, कॉलेज वाले टच से करके जाएंगे, तो आपको एकदम फोकस के साथ लेक्चर बैठना है, बंक नहीं करना है। तो सब लोग सोचते हैं अरे 12th में पढ़ेंगे ना, अभी क्या जरूरत है, बंक कर दे। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 12th में कम नंबर आता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ना है, ना कि सिर्फ स्कोर लाने के लिए। स्कोर तो लाना ही है बट आपको कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं बेस है, पिलर है आगे आने वाले 12th का, आगे आप फ्यूचर में जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे उसके लिए। टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ दैट स्ट्रीम, अभी जो भी स्ट्रीम है, जैसे मैंने बताया अकाउंट का मैंने एग्जांपल मैंने बताया था कि भाई प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, ओके, कौन सा एक्सपेंसेस में जाता है, कौन सा हम लोग कुछ लेते तो क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है। जो चीजें आप पढ़ने वाले हो अभी वो आगे फ्यूचर में यूज होगा। साइंस कॉमर्स साइंस में भी सेम है, फिजिक्स मैथ्स क्या या बायो कि जो भी आप चैप्टर पढ़ाए हो में आप सेल्स के बारे में पढ़ रहे हो, फ्यूचर में आप अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स देखोगे। किडनी आने में या किडनी प्लांट में क्या क्या सेल्स है, उसके क्या क्या होते हैं, वो चीजें देखने वाले हो। केमिस्ट्री में अभी आप कंपोनेंट पढ़ रहे हो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन कंपोनेंट कैसे बनाता है, बराबर, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। 12th में आप ये नहीं देखोगे, 12th में डायरेक्ट देखोगे भाई केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। वो टाइम पे आपको ये नहीं पता कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। फिजिक्स में भी सेम, मैथ्स में भी सेम। मैथ्स में अभी आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे, फ्यूचर में मैट्रिसेस आएगा, 3x3 मैट्रिसेस करोगे, अभी आप 2x2 कर रहे हो। डिफरेंशिएशन अभी छोटे लेवल पे करोगे, 11th में 12th में बड़े बड़े लेवल पे आएगा। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो 12th बाउंसर जाएगा, और 12th बाउंसर जाएगा फिर आप एंट्रेंस में क्या करोगे। आप जो भी फ्यूचर में एंट्रेंस देने का डिसाइड कर रहे हो, जो आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कैसे करोगे। इसीलिए ये मैटर करता है, 11th मैटर करता है टू गेट आइडिया ऑफ सिलेबस क्वांटिटी। दूसरा एक बहुत बड़ी बात कि भाई आपने 10th का आपने पढ़ लिया, आपको वो 10th के टाइम पे भी ऐसा लग रहा था अरे मैं पहाड़ पढ़ रहा हूं क्या, इतना सारा मैं कैसे करूंगा। बट अभी 11th में आओगे, पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा भाई एक फिजिक्स सब्जेक्ट का बुक जो है वो पूरे 10th के बराबर है। या आप बीके एंड अकाउंट्स ले रहे हो, ओसी ले रहे हो, ये दो सब्जेक्ट की 10th के पूरे सिलेबस के बराबर है। ओके, आर्ट्स में भी सेम। तो मतलब आप लेवल ऑफ सिलेबस से अभी डील करने वाले हो, क्वांटिटी ऑफ सिलेबस से डील करने वाले हो, उसके डेप्थनेस से डील करने वाले हो। 10th में आप खाली पढ़ते थे भाई इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ, आपको जो भी पता है। 11th में ऐसा नहीं है, 11th में 12th में आपको स्पेसिफिक बारे में उसके बारे में डिटेल पूरा पूछेगा भाई ये कैसे होता है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो भाई तुम्हारा अल्किन का अल्कोहल बना, वो कौन से प्रोसेस से बना, क्या कैटलिस्ट यूज हुआ, पूरा प्रोसेस क्या था, बराबर, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, बराबर। तो ये सारी चीजें उसमें डिटेल में रहेंगी। तो ये होता है सिलेबस ऑफ क्वांटिटी, उसका डेप्थनेस
कितना डेप्थ में आपके पेपर पढ़ने वाले हो, उसको कैसे मैनेज करना, ये 11th का मतलब आपका प्रैक्टिस है। आग लगने के पहले मॉक ड्रिल कैसे करते, वैसा ही बोर्ड आने के पहले 11th आपके लिए एक मॉक ड्रिल है। 11th आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो आप 12th भी अच्छे से मैनेज कर लोगे। आपको एक हैबिट आ जाएगी भाई पूरा सिलेबस एक साथ कैसे मैनेज करना होता है, कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। तो ये आपको सीरियसली लेना है टू गेट अ मॉक ऑफ HSC बोर्ड एग्जाम और वी कैन से जूनियर कॉलेज सिलेबस। सिलेबस की क्वांटिटी और उसके डेप्थनेस को हैंडल करना ये 11th में आप सीखोगे, तभी आप 12th में अच्छा कर पाओगे। 11th में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, 12th में कैसे करोगे। दूसरी बात, बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा 13 to 14 लाख स्टूडेंट जो है जिन्होंने 10th एग्जाम दिया और अभी वो 11th में गए, बराबर, बट उसमें से ऑलमोस्ट 30% के आसपास इंग्लिश मीडियम से होते हैं, बाकी मोर देन 60-70% आर फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम। इट कैन बी हिंदी मीडियम, इट कैन बी मराठी मीडियम, इट कैन बी गुजराती मीडियम, इट कैन बी ETC, ओके, अदर मीडियम्स। तो आप सारे अलग अलग मीडियम में थे 10th में, बट 12th के बोर्ड में आपका कहीं लिख के नहीं आएगा, 11th के रिजल्ट में आपको कहीं लिख के नहीं आएगा भाई आप ये मीडियम से थे। आप everyone, each and every student of class 11 सॉरी, आप अभी इंग्लिश मीडियम के हो चुके हो, आपका हिस्ट्री नहीं बताता है, बराबर। तो यहां पर बहुत आपको डील करना पड़ेगा टू डील विद द लैंग्वेज फॉर वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट। तो जो भी अदर मीडियम स्टूडेंट है उनको और ज्यादा कठिनाई आती है, चीजें समझ में नहीं आती है। मैंने वृत्त पढ़ा था, यहाँ पर सर्कल है, ओके, मैंने चतुर्भुज पढ़ा था, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, ओके, मैंने हर एक चीजें उस लैंग्वेज में पढ़ी है। अब ये पूरा का पूरा इंग्लिश है। ग्रामर क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मैं आंसर बना नहीं पा रहा हूं सर, मैं लिखूं कैसे। थियरी वाले सब्जेक्ट में तो और प्रॉब्लम होता है कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक क्यों हो रहा है सर, मैं माइंड में अज्यूम कर ले रहा हूं सर, ये पूरा प्रोसेस ऐसे एक्सप्लेन करना है मुझे पता है सर, बट जब मैं लिखने जा रहा हूं सर तो सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हो रही है सर। ये सारे वर्नाक्युलर मीडियम के साथ होने वाला है, समझ में आ रहा है। तो सर इससे डील करें कैसे करेंगे, अगर इसके ऊपर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए हो तो कमेंट डालना, तो अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। अदरवाइज आप डील कर पा रहे हो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। बहुत सिंपल है, आप उस चीज को डील करो। कोई भी चीज आपको डरा रही है तो उससे भागो मत, उसको फेस करो। आप गलतियां करोगे, स्टार्टिंग में टूटा फूटा लिखोगे, टूटा फूटा बोलोगे, बट धीरे 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 आपको हैबिट बन जाएगी। 6 से 7 महीने में आप रेडी हो जाओगे और आप एकदम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम वालों के टक्कर में आ जाओगे। आपको आना ही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ स्कोर पूछा जाता है, आपका ये नहीं पूछा जाता कि आप 10th में कौन से मीडियम में थे। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। तो अभी आपको ये 6 से 7 महीने थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, बट आपको मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम बोल के प्रैक्टिस करना है। आप चीजों को लेक्चर में समझ जा रहे हो, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप घर पे जाके उसको इंग्लिश में लिखने का ट्राई करिए। पहले आप समझिए हिंदी में या मराठी में, हाँ असं होतं त्यांनी तसा केलं, त्यांनी तसं केलं, बरोबर, जो भी प्रोफेसरने बताया, नंतर आपल्याला त्याला इंग्लिश मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे बघा, बिकॉज आपल्या आन्सर शीट इंग्लिश मध्ये लिहायचे, तो हमको पूरा प्रोसेस इंग्लिश में लिखना है। तो वो थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस की हैबिट डालिए कि प्रोसेस को अज्यूम करके कैसे इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करें। थोड़े से आप लेक्चर्स आप देख रहे हो, ओके, रिटन प्रैक्टिस करो। थोड़ा आप देखते हो कोई भी चीजें यूट्यूब पे टाइम पास के लिए आप वीडियो वगैरह देखते हो, कुछ ऐसे इंग्लिश स्पीच वगैरह देखा करो, इंग्लिश स्पीच, ऐसे कंटेंट देखो जो इंग्लिश में हो, बेसिकली भले वो फन हो, लाफ्टर हो, कॉमेडी हो इंग्लिश का, या कोई इंग्लिश का स्पीच होता है 15-20 मिनट आधा घंटा आप डेली सुनो, क्योंकि आधा घंटा तो सब लोग निकाल ही सकते हैं टाइम पास के लिए, किसी का भी भाई। हाँ, वो बहुत सारे लोग हैं ना इंग्लिश मीडियम के स्पीच देने वाले, बहुत लोग, आप सर्च करोगे ना इंग्लिश स्पीच, इंडियन स्पीकर, गुड स्पीकर, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप बहुत सारे पॉडकास्ट इंग्लिश में होते हैं, बराबर, वो आप सुना करो, थोड़ा आधा घंटा रोज सुनोगे, टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ा कुछ नया सीखने मिलेगा और आपका फ्लुएंट इंग्लिश में बोलते कैसे होगा। देखो ये इसमें ये नहीं ध्यान रखना पड़ता यहाँ पर नाउन आ गया, यहाँ पर प्रोनाउन आ गया, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं, इट इज नॉट द वे ऑफ लर्निंग। आपको इंग्लिश बोल बोल के समझ में आएगा, सामने वाला कैसे बोल रहा है वो सुन सुन के समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा आधा घंटा आपको डेली निकालना पड़ेगा। वर्नाक्युलर मीडियम से मेरा दरख्वास्त है कि आप ये थोड़ा सा फोकस करें, बिकॉज ये प्रॉब्लम अभी आपको क्लास 11 में सॉल्व करना है। बिकॉज अब जब 12th में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट से डील करना है, पॉइंट से डील करना है, टॉपिक से डील करना है। आप ये नहीं करते बैठो कि भाई इसका इंग्लिश में क्या होता है, इसका इंग्लिश, तभी आपको एकदम टक्कर देना है इंग्लिश मीडियम वालों को, एंड यू कैन डू इट, एंड यू कैन डू इट। आप मेन मुद्दे पे आते कि सर क्लास 11 में ये सारी चीजें मैं कैसे करूं या मैनेज कैसे करूं। सबसे पहले मैं 11th क्लास में अच्छा स्कोर कैसे लाते हैं वो मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि सबको वही सुनना है, बराबर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको जो पढ़ाने वाला प्रोफेसर है, टीचर है, वो 8-10 साल से पढ़ा रहा है, उसको मालूम है कि भाई ये पूरे चैप्टर में जो 20 पेज का चैप्टर है, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर चैप्टर है, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है,
और वो आपको क्लास में वही कराएंगे और आपको भी वही करना है। आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना लेना है। ये मैडम है, ये सर है, इनका ये नोट्स है, जो जो कराते हैं आपको समझ में आ रहा है तो भी आप पेपर बुक में लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिख लो, और लेटर ऑन आप वही करना। उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आए या हो सकता है उससे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, बट आएगा वही जो आपको क्लासरूम में कराया जाता है। तो ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड है हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस कॉमर्स आप किसी भी स्ट्रीम में हो, होता है ये जो मैं बोल रहा हूं। जो प्रोफेसर है उनको मालूम है टाइम का शॉर्टेज है, तो आपको एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ाएंगे ही नहीं, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टाइप कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे, और आपको भी वही करना है। समझ में आ रहा है? पूरा 20 पेज का चैप्टर है, पूरा का पूरा नहीं करना है। मैडम ने क्या करा है, सर ने क्या करा है, वो करो और उससे सिमिलर टाइप वाले करो, ये आपको दिमाग में रखना है। तो आपका वो जो क्लास का एग्जाम होगा 11 का, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर हो, या बाद में फाइनल सेमेस्टर हो, आपका बेस्ट स्कोर आएगा। तो मैंने लिख कर दिया, स्ट्रेटेजी मैंने लिख कर दिया। उसके अलावा भी कुछ मुझे बताना है कि आप पढ़ाई कैसे करें। कॉन्सेप्ट समझो, कहां से समझ में आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको कॉलेज के प्रोफेसर का समझ में आता है, उस सब्जेक्ट के लिए आप उनका ही पढ़ो। आपको अगर किसी यूट्यूब लेक्चर से समझ में आता है, आप उस सब्जेक्ट के लिए वही करो। आपको क्लासेस समझ में आता है या यूट्यूब के आपने कोई पेड कोर्स वगैरह लगाए वहां से समझ में आता है, वही करो, उस सब्जेक्ट के लिए वही करो। एक सब्जेक्ट के लिए 4 जगह पे मत करो, एक ही जगह जहां पर भी समझ में आता है। कॉलेज तो कॉलेज, यूट्यूब तो यूट्यूब, कोई पेड क्लास तो पेड क्लास, उस सब्जेक्ट के लिए उनका ही अच्छे से डिटेल में करो। सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर उनके से ही करो, ये बेस्ट होगा। तो आपको करना है फाइंड आउट कॉलेज के प्रोफेसर का समझ में आ रहा है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करो। फिर यूट्यूब से किसका समझ में आ रहा है, किससे ये हो रहा है। जैसे केमिस्ट्री के लिए सोविन सर का ऑल अबाउट केमिस्ट्री है, दिनेश सर लाइव स्टडी हमारा मैथ्स यूट्यूब चैनल है, मैथ्स के लिए बेस्ट है हमारा। दिनेश सर का A to Z सबको समझ में आता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो एवरेज हो, सबको समझ में आता है। करेक्ट? ऐसे ही आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ढूंढो, फिजिक्स के लिए फिजिक्स एंड मुकेश नायक यूट्यूब चैनल है, ओके ऐसा। फिर वो चीजें आप समझो, जो भी आप समझते हो कॉन्सेप्ट, उसका एक नोटबुक बनाओ। नोटबुक आपने बनाई ही है जो क्लास में लिख रहे हो, उसी में आप जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, लेक्चर के द्वारा समझते हो, कॉलेज के द्वारा समझते हो, यूट्यूब लेक्चर से आप समझा, उस चीजों को लिखो, उस चीज को लिखो। वो आपका पर्सनल नोट्स हो जाने वाला है। बिकॉज डाइजेस्ट गाइड सब चीजें होती है, पर जो आप अपने पर्सनल लैंग्वेज में लिखोगे ना, वो आपको सबसे ज्यादा समझेगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा लिखा हुआ चीज। समझ में आ रहा है आपको? और जो मीडियम वाला इशू है उनके लिए भी ये एकदम इंपॉर्टेंट है। आप मैक्सिमम चीजें खुद से लिखने की ट्राई करो, वो आपका नोट्स बनेगा, एग्जाम के टाइम पे आप उसी से रिवाइज करोगे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। फिर न्यूमेरिकल के लिए उसको अंडरस्टैंड तो करना ही है। अपन ने देखा भाई सर ने कैसा सॉल्व किया, कैसा कैसा किया, बट उसको जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। बिकॉज ये 8, 9, 10 का 2-3 स्टेप वाला सम नहीं है, एक एक पेज का सम होता है कभी कभी, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस हो। 3-4 स्टेप होते हैं केमिकल रिएक्शन में भी, तो आपको वो लिख के प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल हो गया, डेरिवेशन हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गए, या अकाउंट्स के आपके टैली वगैरह हो गए, ओके, वो सारी चीजें मैक्सिमम जो मैथ्स जैसा आपको लग रहा है, मैथ्स से जैसा लग रहा है, वो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे, वो आपको याद हो जाएगा। फिर उससे सिमिलर क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेरिवेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, बराबर, वो मैंने ऑलरेडी बताया। थियरी के लिए पूरा नहीं लिख सकते, मैं समझ सकता हूँ कि भाई 20-30 लाइन कौन लिखेगा, एटलीस्ट उसके कीवर्ड्स लिख लो। कीवर्ड्स जैसे कार्बन है भाई, उसकी वैलेंसी इतनी होती है, इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसका नंबर ऑफ एटॉम कितना होता है, आउटर सेल में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लो, जिससे आप आंसर तो खुद ही बना लोगे, बराबर। ऐसे किसी भी टॉपिक में आपको करना है, बराबर। बायोलॉजी वगैरह में भी, थ्योरी सब्जेक्ट में भी, हर एक सेंटेंस में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या वो लिखो, उससे आपका नोट्स रेडी हो गया। फिर आंसर तो आप खुद बना सकते हो। एट लास्ट यू कैन डू इट सिटी। अब जो भी साइंस वाले हैं उनका कोई ना कोई एंट्रेंस एक गोल होगा कि मुझे मेडिकल के लिए नीट करना है, मुझे जो बेसिकली मेडिकल के लिए नीट करना है, इंजीनियरिंग के लिए सीटी करना है, ओके, या कोई भी एंट्रेंस करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ 11th का एक पार्ट होगा, 11th का सिलेबस होगा, वो आप अभी से करना चालू कर दो। क्योंकि 11th आपने पढ़ा है टॉपिक, जो भी चैप्टर, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि जैसे कि 11th में सीटी में अगर मैं बात करूं, ओके, तो प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर होता है, ओके, कॉनिक्स का पार्ट होता है, 11th का ये चैप्टर है सीटी का, तो ये आप अभी से पढ़ के रख सकते हो। आपने पढ़ा है 11th में चैप्टर, वो चैप्टर जैसे पढ़ते हो उसकी सीटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अभी से आप 11th के सीटी का पार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट 20% पार्ट आप अभी कर लोगे तो 12th में आपके लोड कम रहेगा। बिकॉज 12th में 12th का भी करना है, एंट्रेंस का भी करना है 80%, बराबर, ओके। जिसको एमएससीटी के बारे में मालूम नहीं है, एमएससीटी का वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आप सोर्सेस कहां से आप पढ़ोगे,
कहाँ से आप पढ़ोगे, पहले हमारा यूट्यूब चैनल में आपको बता दूं, दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल है, इसमें मैथ्स का हम पूरा गारंटी लेते हैं, मैथ्स का ए टू जेड ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी प्रैक्टिसेस कराया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 मैथ्स 1 ये होम पेज है, दिनेश सर लाइव स्टडी सर्च करोगे, होम पे जाओगे, 11 मैथ्स 1, 11 मैथ्स 2 ये पूरा है। और कॉमर्स का भी है, और कॉमर्स के लिए हमारा एक और चैनल है VSM अकेडमी मिथिलेश सर का, वो भी आप देख सकते हो। इसमें आपको ये पूरा मैथ्स का कलेक्शन मिल गया, बराबर। उसके अलावा किसी को ऐसा है कि सर कोई पेड कोर्स है तो बताओ, तो हमारा मैं बताना चाहूंगा सिर्फ 11 रुपए का, सिर्फ 11 रुपए का हमारा कोर्स है सक्सेस बैच। ये देखो, ये आप देख सकते हो, सक्सेस बैच ओनली 11 रुपीज, जिसमें पूरा मैथ्स चैप्टर वाइज मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा है कि नहीं सर मुझे सीटी का भी कुछ है तो बताओ, तो सीटी का भी हमारा टॉपर्स फाउंडेशन बैच है, मात्र 500 रुपए का, मात्र 500 रुपीज का टॉपर्स फाउंडेशन है। मैथ्स आपका सीटी का पूरा सिलेबस में कवर हो जाएगा। जिसको आप इसे करना चाहते हो तो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट अगर सीटी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जो 11 का मैंने बताया वो अच्छे से डिटेल में करो, ठीक है। आपका क्या फीडबैक है कमेंट में बताइए, और किस चीज पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा वो बताइए, ताकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियो में आपको लेके आ पाऊँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।